सो वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। हम एलएलपी का टॉपिक कवर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, प्लीज बताइए। हम एलएलपी का टॉपिक कवर कर रहे थे, राइट? तो हम Yes, ma'am. हाँ, तो हम आगे एलएलपी में ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा था। कौन सा टॉपिक था लास्ट? ठीक है, एलएलपी में हम शेड्यूल्स कवर कर रहे थे। तो शेड्यूल सेकंड हम कवर कर रहे थे। देखते हैं शेड्यूल सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, हमने सेकंड शेड्यूल कवर कर रहे थे। ये जो जितने भी सारे हमारे शेड्यूल्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा दिखाता है किसका, कि कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म इनटू द एलएलपी। ठीक है, यानी कि फॉर्म से, यानी कि हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म इनटू द एलएलपी। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास जो भी फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इन सभी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, यानी कि इन सभी को हम कवर करते हैं किसमें, एलएलपी में। सो इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसकी एलएलपी की। तो क्या है यही वाला आपको बताया था। इंटरप्रिटेशन में कह रहे हैं कि इस शेड्यूल में, ठीक है, अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर, ठीक है, यानी फर्म मीन्स अ फर्म इज एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जो फर्म है, यानी कि जो फर्म है, वो फर्म हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो फर्म है, फर्म का मतलब है, फर्म जो है हमारा, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइन था। ठीक है, और यहाँ पे हम फर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम कौन से फर्म की बात कर रहे हैं, हम उस फर्म की बात कर रहे हैं हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है फर्म। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है इन रिलेशन टू अ फर्म कन्वर्टिंग इनटू द एलएलपी, यानी कि हमें उसे कन्वर्ट करना है किसके रिलेशन में, जो कि एलएलपी के रिलेशन में, यानी कि हमें एक फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा शेड्यूल है, ये उसी में ही इंक्लूड करेगा कि जब हम एक फर्म को एलएलपी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना। ठीक है, मींस ए ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, एसेट्स, इंटरेस्ट, ठीक है, राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म की अंडरटेकिंग, ऑब्लिगेशंस, एबिलिटीज, प्रिविलेजेस, राइट्स, अधिकार, इंटरेस्ट, एसेट्स, प्रॉपर्टी, इन सभी को क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, किस में ट्रांसफर करते हैं, एलएलपी में, टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, इन अकॉर्डेंस विद दिस शेड्यूल। यानी कि इस शेड्यूल के अकॉर्डेंस में, इस शेड्यूल में जब हम बात कर रहे हैं कि फर्म का एलएलपी में कन्वर्ट होना, तो फर्म का एलएलपी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि जो फर्म से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी प्रीवियस फर्म है उससे रिलेटेड हमारे जो भी क्या है, प्रॉपर्टी में ट्रांसफर है, एसेट्स है, ठीक है, इंटरेस्ट है, जो भी राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, लायबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस है, और हमारी फर्म के जो अंडरटेकिंग है, ठीक है, फर्म के अंडरटेकिंग, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, प्रिविलेजेस, राइट्स, इंटरेस्ट, एसेट्स, प्रॉपर्टी, इन सभी का क्या होता है, इन सभी का ट्रांसफर करते हैं किसमें, इन सभी को हम ट्रांसफर करते हैं एलएलपी में। ठीक है, तो इन सभी को हम ट्रांसफर करते हैं यानी एलएलपी में, इस शेड्यूल के हिसाब से, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन सभी को हम एलएलपी में ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू द एलएलपी। तो देखते हैं फर्स्ट में, फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी। ठीक है, एक फर्म है जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एलएलपी में, बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो हमारे इस शेड्यूल में रिक्वायरमेंट्स है, अभी हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जो जो भी हमारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं,
तो वही लिखा है, एक फर्म को हम एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं तो अगर वो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। ठीक है, तो अपॉन सच कन्वर्जन पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी बाउंड। तो अगर कन्वर्जन होता है तो ऑब्वियसली जो भी फर्म का जो पार्टनर है वो इस प्रोविजन, इस स्केड्यूल के प्रोविजन के द्वारा क्या है, बाउंड होता है। तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, क्योंकि जब कन्वर्जन होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स ये नहीं कह सकता कि मेरा ये जो राइट्स है, ठीक है, ये मेरा राइट्स ऐसे ही रहेगा, या वो आपका राइट्स है वो आपका राइट्स भी कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कि एलएलपी किस अकॉर्डिंग क्या हो रही है या फिर कौन से बेसिस पे एलएलपी कन्वर्ट हो रही है। तो अपॉन सच कन्वर्जन पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी बाउंड, ठीक है, कि जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो बाउंड होते हैं किसके द्वारा, तो शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल के प्रोविजंस के द्वारा फर्म के जो पार्टनर्स हैं हम उन्हें बाउंड करते हैं। तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल दैट आर एप्लीकेबल टू देम। ठीक है, उस शेड्यूल के प्रोविजंस के द्वारा जो कि उसमें क्या है, एप्लीकेबल है। अब है थर्ड है एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। ए फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद दिस शेड्यूल। ठीक है, एक फर्म है, एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, इसी शेड्यूल के प्रोविजंस में। अब अगर हमने यहाँ पे कन्वर्जन की बात करते हैं कि कन्वर्जन की एलिजिबिलिटी कौन सी है, कन्वर्जन कैसे होगा, तो एक फर्म है जो कि फर्म एलएलपी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है इस शेड्यूल के अकॉर्डेंस में, इफ एंड ओनली इफ partners of the LLP into which the firm is to be converted comprise and all the partners of the firm and no one else। कह रहे हैं कि into which जिसमें फर्म क्या होगी, कन्वर्ट होगी, कंप्राइज होगी और फर्म के ऑल पार्टनर्स होंगे और कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन है कन्वर्जन होना फर्म का एलएलपी में, और एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी है कन्वर्जन के लिए, तो फर्म कन्वर्ट होती है एलएलपी में से, तो तभी कन्वर्ट होगी कि जब उसका जो पार्टनर्स हैं, ओनली इफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इनटू व्हिच द फर्म इज टू बी कन्वर्टेड, जिसमें फर्म कन्वर्ट होती है, कंप्राइज होती है और फर्म के ऑल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ में स्टेटमेंट टू बी फाइल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आई थिंक यहाँ से मैंने समझाया था, यहाँ तक आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, कितना मैंने शायद समझाया था, मुझे याद आ रहा है, चलो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि जब हमने एलएलपी को फर्स्ट टाइम न्यू हमने एलएलपी को रजिस्टर्ड किया था, तभी भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए थे। ठीक है, अब हम जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है उसे हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में, तब क्या होगा, तो स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड में आ फर्म में कन्वर्ट टू एलएल ए फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी। एक फर्म है वो एलएलपी में कन्वर्ट करने को अप्लाई कर सकती है बाय फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ फाइल करके, क्या फाइल करके, नंबर 1 a statement by all of its partners in such form and manner। ठीक है, वही लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि a statement by all of its partners in such form and manner। कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट बाय ऑल ऑफ इट्स पार्टनर, कह रहे हैं कि इसके देखो अब सिंपल सीधी सी बात है, हर पार्टनर्स एग्री करेगा, ठीक है, क्या कि एक ऑल पार्टनर्स के द्वारा कैसे फॉर्म में मैनर में क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। तो अ स्टेटमेंट बाय ऑल ऑफ इट्स पार्टनर्स, ठीक है, इसके ऑल पार्टनर्स के द्वारा क्या होगी, स्टेटमेंट होगी
सच फॉर्म और मैनर में एंड अकम्पनीड बाय सच फी, ठीक है, और सच फी उस पे क्या लगेगी, फीस लगेगी, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है, तो एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जिसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लगाएगी फीस, तो वही मतलब है एज सच फी हैज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, तो वही फीस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, प्रिस्क्राइब करेगी, तो ऐसे मैनर में उस फॉर्म में ऑल पार्टनर्स के द्वारा ये एक स्टेटमेंट होती है, वो पार्टनर्स क्या स्टेटमेंट लिख के देंगे, वो पार्टनर्स हैं वो अपनी स्टेटमेंट, इसका मतलब कि वो फुल्ली तरीके से क्या है, एग्री हैं, वो अवेयर हैं कि जो हमारी एलएलपी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, जो सॉरी हमारा जो फर्म है वो कन्वर्ट हो रही है हमारी पार्टनरशिप में, तो उन पार्टनर्स की स्टेटमेंट बहुत मस्ट है। कभी ऐसा ना हो कि मतलब दो कुछ पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर्स के साथ क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, उसे बता ना रहे हो, तो वही लिखा है अ स्टेटमेंट बाय ऑल ऑफ इट्स पार्टनर्स, ठीक है, इन सच फॉर्म एंड मैनर, ऐसे फॉर्म और मैनर में ऑल पार्टनर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट है अकॉम्पनेड बाय सच फी, ठीक है, ऐसी सच फी के द्वारा अकॉम्पनेड होगी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस फीस के द्वारा, कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और वो कौन कौन से फॉलोइंग पर्टिकुलर्स को कंटेन करेंगे, देखो उसमें क्या क्या होगा, नंबर 1 नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें फर्म का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसका मतलब कि उस स्टेटमेंट में, ठीक है, फर्म का नाम होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब है कि जो उस फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है रजिस्टर्ड हुई है उसमें उन्हें वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो वही फर्म का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, नेमली नंबर 1 द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, क्लियर, फर्म का जो नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेकंड द डेट ऑन विच फर्म वाज रजिस्टर्ड, ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो फर्म रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तो वही है, तो फर्स्ट क्या हो गया, कह रहे हैं कि फर्म का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, ठीक है, तो यानी कि फर्म का जो भी नाम है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेकंड द डेट ऑन विच फर्म वाज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कह रहे हैं कि उस तारीख को, उस डेट को जब जो फर्म होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तो बी है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड द स्टेटमेंट रेफर टू इन सेक्शन 11, ठीक है, तो अब सिंपल सीधी सी बात है, वहां पे ये लिखा होगा उसका फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, और इस दिन जो थी, इस डेट को ये जो फर्म थी रजिस्टर्ड हुई थी, तो वो जो पार्टनर्स हैं वो सब कुछ बताएंगे कि ये हमारी सो फर्म है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से इस तारीख को वो पार्टनरशिप बनी थी या फिर ये फर्म हमारी रजिस्टर्ड हुई थी और हम इसे क्या एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट होगी क्योंकि जो कि न्यू का ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करने की। अब बी क्या है, बी है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी आपका सेक्शन 11 में रेफर्ड होता है उसका बी में क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो बी में वही है, स्टेटमेंट है और उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो बी में वही यानी कि उसके जो स्टेटमेंट है और उसका जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि जब वो रजिस्टर्ड हुई थी तब का, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट, चलिए, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में तो जो हम आपको मैंने ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन में बताया था, समझाया था ना कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
है ना, पार्टनर्स के फर्म का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम उनका, यही सब कुछ, ठीक है, उसके एक फॉर्म उसकी फीस के साथ, तो वो सब तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तो ऑब्वियसली लगेगा ही, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, क्योंकि ये हम फर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में, तो कन्वर्जन के भी जो एक या दो डॉक्यूमेंट हैं वो भी लगेंगे, ये भी ध्यान रखना। कन्वर्जन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी हमारे इसमें एप्लीकेबल होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या रजिस्ट्रेशन है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो कन्वर्जन का रजिस्ट्रेशन, तो ऑन रिसीविंग द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन पैरा नंबर 4, यानी कि जो पैरा नंबर 4 में जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी ये ट्रांसफरिंग का डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्टनर्स का स्टेटमेंट्स का है, ये जब रिसीव होगा तो रजिस्ट्रार शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रजिस्टर करेगा डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसे पूरे मिल जाएंगे तो वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म, और यानी कि एक इस ऐसी फॉर्म में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को क्या करेगा, इशू करेगा, ठीक है, एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन स्टेटिंग दैट, ठीक है, रजिस्ट्रार में डिटरमाइन स्टेटिंग दैट एलएलपी इज ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड, कि जो एलएलपी है वो इस तारीख से क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। सिंपल है, इसका मतलब है कि बाकी सारे जो भी इन कॉर्पोरेशन के और जो कन्वर्जन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार को मिल जाएंगे, तो वो एलएलपी को क्या कर देगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, कि अब इस सोसो नाम से जो एलएलपी है वो क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है इस एक्ट से। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट एलएलपी शेल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो प्रोवाइडेड की जो एलएलपी है, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर, तो वही है, प्रोवाइडेड दैट एलएलपी शेल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट से, ठीक है, 15 दिन के अंदर एलएलपी, क्योंकि अब एलएलपी ने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी फर्म का, तो अब उसे अपनी पहले वाली फर्म के साथ जिसके साथ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसे क्या करना है, बताना पड़ेगा, वहां पर उसे अपना नेम जो है वो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो यानी कि प्रोवाइडेड दैट एलएलपी शेल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, यानी फर्म के रजिस्ट्रार कंसर्न रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी क्या, विद विच इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अंदर क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, कन्वर्जन के बारे में उसे बताएगी, एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर, ठीक है, और कह रहे हैं कि ऑफ द एलएलपी के सच फॉर्म और मैनर में, पर्टिकुलर्स में, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। क्लियर हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन का है। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर, ठीक है, जो रजिस्ट्रार है वो अगर रजिस्टर करने के लिए कब रिफ्यूज कर देगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंपल सीधी सी बात है, वो कब, अगर आप उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो क्या वो रजिस्ट्रेशन आपका करेगा, क्या वो रजिस्ट्रेशन आपका प्रॉपरली करेगा, नहीं। अगर आप उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में वो नहीं करते हो तो वो आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, नथिंग इन दिस शेड्यूल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टू रिक्वायर द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर एनी एलएलपी, ठीक है, कि किसी भी एलएलपी को रजिस्टर करना, इफ, ठीक है ना, अगर वो मतलब कब नहीं करता है, अगर इस शेड्यूल में कुछ भी नहीं है, यानी इस शेड्यूल के हिसाब से अगर उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो इफ कब
तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर्स, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन फर्निश अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर्स में, ठीक है, अगर वो उस इंफॉर्मेशन से क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, ऑब्वियसली अगर वो उन इंफॉर्मेशन से क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अपील में बी मेड बिफोर द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ, अब है प्रोवाइडेड, अगर मान लीजिए कि जो वही जो फर्म है वो जिसका एलएलपी में नेम कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो क्या करती है, ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के सामने एक अपील फाइल करती है। ठीक है, अगर वो ट्रिब्यूनल के सामने एक अपील करती है कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है उसका रिफ्यूज हो गया है, तो वो कर सकती है उसमें। ठीक है, चाहे रजिस्ट्रार कर सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया है। सो प्रोवाइडेड दैट एन अपील में बी मेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल के आगे क्या है, ट्रिब्यूनल से पहले एक अपील मेड की गई है। प्रोवाइडेड दैट एन अपील में बी मेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के सामने एक अपील की गई, क्या, इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्रेशन का क्या हो गया, रिफ्यूजल के केस में, तो इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड, रजिस्ट्रार में रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू बी वेरीफाइड। ठीक है, अब वेरीफाइड कौन करेगा, वेरीफाइड करती है आपके जो फर्म है। ठीक है, फर्म का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, फर्म की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी उनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्लियर, तो रजिस्ट्रार में required the documents referred in para number 4 to be verified in such manner as he considered fit। ठीक है, जैसे वो फिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के डिफरेंट इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो नाउ सी द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। On and from the date of registration specified in the certificate of registration issued। देखो, आप कहने का मतलब क्या है कि इफेक्ट क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब सिंपल सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट, अब खुद से दिमाग लगा के सोचो कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब वो एक एलएलपी बन गई है उस नाम से। दूसरा क्या होगा, क्योंकि वो फर्म से एलएलपी आई है, तो बहुत सारी चीजें जो भी फर्म्स में थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी एलएलपी में। यही तो इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब काम हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन specified in the certificate of registration issued under the para number 5। ठीक है, कह रहे हैं पैरा नंबर 5 में, ठीक है, कह रहे हैं ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड, कह रहे हैं कि कह रहे हैं जो भी पैरा नंबर 5 के अंडर जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया है, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है स्पेसिफाइड है उससे, तो देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंडर जो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है, मतलब कि जो होगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो लिखा है ना कि देयर शैल बी एन एलएलपी बाय द नेम। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट में हो जाएगा कि इस नाम से क्या है, एक एलएलपी है, तो देयर शैल बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी बाय द नेम उसमें होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, ऑल टेंजिबल, मैंने आपको वही बताया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का जो अगला इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे, तो उसका जो अगला इफेक्ट यही होगा कि ऑल टेंजिबल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है, हम जिसे टच कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो ऑल टेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे सच एज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे वेस्टेड इन द फर्म, फर्म में जो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड है, ठीक है, ऑल एसेट्स, जितने भी सारे एसेट्स हैं, इंटरेस्ट है, राइट्स है, प्रिविलेजेस हैं,
ठीक है, ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू द फर्म, फर्म से रिलेटिंग जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज हैं, प्रिविलेजेस, ठीक है, जो भी आपके पुराने फर्म के हैं, ठीक है। तो ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू द फर्म एंड होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म, ठीक है, यानी कि जो फर्म से रिलेट करती है या फर्म की होल अंडरटेकिंग से, shall be transferred to, ठीक है, एंड shall vest in the LLP, ठीक है, तब हम उसे क्या LLP में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो shall be transferred to, ठीक है, तो जितने भी सारे उसके फर्म, एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ये सब हैं, ये सब हम उस LLP में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हैं आपके जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो भी डेट्स, जब तक वो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं, द फर्म शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, तो फर्म शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व्ड एंड इफ अर्लियर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब देखो वही मतलब है कि अगर जो फर्म है, वही लिखा है आपके पास अभी जो हमने स्टडी किया, देखो सेम ही पॉइंट्स को अलग अलग कंसेप्ट में, ठीक है, कि अगर आपके पास आ जाता है कि आप इफेक्ट में क्या लिखोगे, ठीक है, अगर आपके पास आता है कि इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या नीड है, तो वही जो सेम पॉइंट्स है, वही आपको सेम पॉइंट्स अलग अलग उसमें क्या है, गिवन है। तो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स के लिए डिस्कस करते हैं तो वही सारे डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे इसमें गिवन है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर कि द फर्म शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व, कि जो फर्म है वो क्या हो जाएगी, यानी क्योंकि अब वही फर्म रही नहीं है तो इसलिए वही फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और जो जो पहले अर्लियर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, वही फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और उसी को हम इस रिकॉर्ड से, ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड मेंशन मेंटेन अंडर द, इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 है रजिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिलेशन में अगर हम देखिए, अब हमारे पास मेन आते हैं कि ठीक है, जितने भी अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि उसकी टेंजिबल, ये सारी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज है, एसेट, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो देखते हैं वो कैसे होगा, हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है इसको एनालाइज करने का कि ये कैसे होगा। सो registration in relation to the property, if any property to which sub paragraph B of paragraph 7, ठीक है, is registered with any authority, यानी कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी अथॉरिटी के साथ क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, the LLP shall as soon as practical after the date of registration take all necessary steps as required by the relevant authority, ठीक है, यानी कि कोई भी यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद तो LLP shall प्रैक्टिकेबल, यानी कि वो क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ कोई भी प्रॉपर्टी में है तो उसको भी उसके नेम को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी में यानी कि जो भी उसकी एसेट्स है या जो भी लैंड और बिल्डिंग है, अगर वो पुरानी फर्म के नाम पर है तो ऑब्वियसली वो भी सब क्या होंगे, चेंज होंगे। सो टेक ऑल नेसेसरी स्टेप, तो वो सारे के सारे ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेंगी एज रिक्वायर्ड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी, जो कि रेलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा रिक्वायर्ड किया गया है, तो वही सारे नेसेसरी स्टेप्स को लेंगी टू नोटिफाई द अथॉरिटी ऑफ द कन्वर्जन, ठीक है, तो कन्वर्जन की अथॉरिटी को बताने के लिए एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द LLP, ठीक है, और LLP के पर्टिकुलर्स को इन सच मीडियम एंड फॉर्म एज द अथॉरिटी में स्पेसिफाई, ऐसे मीडियम और फॉर्म में जैसी अथॉरिटी बताती है, स्पेसिफाई करती है, ठीक है, मतलब कि जिस हिसाब से अथॉरिटी जो होंगी वहां की, कि जैसे आपको लैंड और बिल्डिंग का चेंज करना है तो जो वहां की जो अथॉरिटी होगी वो आपको क्या करेंगी, वो आपको बताएंगी, वो आपको डिस्क्लोज करेंगी। क्लियर?
अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, ऑल प्रोसीडिंग्स बाय द फर्म, ठीक है। अब है कि ऑल प्रोसीडिंग्स बाय द फर्म विच आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और बिफोर एनी अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो सिंपल सीधी सी बात है, ध्यान रखना कि यानी कि अर्लियर फर्म, अगर पहले वाली फर्म जो है वो इस सोच से, जो मतलब अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर रही हैं, कौन सी सोच से कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे क्या है केसेस हैं, मेरे पास तो बहुत सारे क्या है ट्रिब्यूनल्स में प्रोसीडिंग्स है, अगर मैं इस फर्म को ही बंद कर दूंगा, उसको मैं कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके जो केसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एलएलपी में कन्वर्जन, अगर आपका एसेट्स ट्रांसफर होती है तो आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एसेट्स ट्रांसफर होगी, आपकी लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होंगी। तो आपके दोनों चीज हैं, वो दोनों की दोनों चीज ही आपकी ट्रांसफर होंगी। आपकी एसेट्स भी ट्रांसफर होगी और लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज भी क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। सो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स क्या है, ऑल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द फर्म, फर्म के द्वारा या फर्म के अगेंस्ट जो सारी प्रोसीडिंग्स है, ऑल प्रोसीडिंग्स है विच आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कि किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में और अथॉरिटी के बिफोर क्या है, पेंडिंग है, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले दिन, तो वो क्या होगी, मे बी कंटिन्यू, तो वही जितनी भी सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू होगी, ठीक है, कंप्लीट होगी। और ठीक है, यानी कि वो मे बी कंटिन्यूड, कंप्लीटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द एलएलपी, वो एलएलपी के द्वारा क्या होगी, कंटिन्यू होगी, कंप्लीट की जाएगी और एनफोर्स होंगी। क्लियर। तो वही है, ये क्या है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो ऑल दी प्रोसीडिंग्स बाय और एंगेज द फर्म, तो विच आर पेंडिंग इन एनी कोर्ट, जो कि किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी के सामने क्या है, पेंडिंग होगी, ठीक है। तो वही जितनी भी सारी यानी कि प्रोसीडिंग्स है जो पेंडिंग होगी वो कंटिन्यूड होगी, कंप्लीट होगी और एलएलपी के द्वारा एनफोर्स की जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंस ऑफ कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर और जजमेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर और जजमेंट का जो कंटिन्यूस है, तो एनी कन्विक्शन है, कोई भी रूलिंग है, ऑर्डर है या जजमेंट है ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का, ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर है, रूलिंग है या फिर किसी भी कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, ट्रिब्यूनल है और अथॉरिटी है, ठीक है, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, यानी कि फर्म के फेवर में और उसके अगेंस्ट में, मे बी एनफोर्स्ड बाय, ठीक है, और एंगेज द एलएलपी, वही सब, यानी कि कोई भी जजमेंट है जो कि पुराने वाली फर्म में थी वही आपकी एलएलपी में भी लगेगी, यानी हर चीज का कंटिन्यूएशन चलेगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी अगर आपकी होगी आप उसको नेम को चेंज करा सकते हो न्यू एलएलपी में, अगर कोई लायबिलिटीज है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, वो भी क्या होंगी, वो सब कुछ आपकी चेंज होगी, ठीक है। कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर और जो जजमेंट है उसका जो कंटेंट, मतलब जो उसका वो आगे भी क्या करेगा, कंटिन्यू ही रन करेगा। सो एनी कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी इन फेवर और एंगेज द फर्म, ठीक है, मे बी एनफोर्स्ड बाय और एंगेज द एलएलपी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स का क्या होगा। तो एवरी एग्रीमेंट जो है टू विच फर्म वाज अ पार्टली immediately before the rate of before the date of registration, रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले हर जो एग्रीमेंट है, ठीक है, एवरी एग्रीमेंट टू विच फर्म वाज पार्टी immediately whether or not of such nature that rights and liabilities could be signed, ठीक है, कि जो राइट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं हम, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो rights and liabilities could be signed shall have effect as from the date, तो उसका इस डेट से क्या होगा, इफेक्ट होगा।
ठीक है। तो ऑफ सच नेचर दैट राइट्स लायबिलिटीज कुड बी असाइन, जो भी राइट्स और लायबिलिटीज असाइन है shall have effect as from the date as if number 1 LLP were party to such agreement instead of the firm। क्योंकि अब ये ध्यान रखना कि जैसे कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन से, LLP के रजिस्ट्रेशन से पहले कोई भी एग्रीमेंट बना था, ठीक है, अब वो एग्रीमेंट ये होगा तो वो भी एग्रीमेंट आपका चालू होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है, वो जो LLP है, वो फर्म से नहीं है, ठीक है, वो फर्म से बिलोंग नहीं करती, ठीक है, वो एग्रीमेंट से अब बिलोंग करती है। जैसे कि वो जो फर्म है, यानी कि वो जो एग्रीमेंट है वो फर्म से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, जो फर्म थी वो एग्रीमेंट से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे मेन क्या था? मेन यहाँ पे एग्रीमेंट था। अगर वही एग्रीमेंट प्रीवियस फर्म के साथ था तो वही एग्रीमेंट आपका LLP के साथ होगा, क्योंकि वहां पे आपके पास जो फर्म है, फर्म मेन नहीं है, जो LLP है वो मेन नहीं है, वहां पे क्या है, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मेन है। क्यों? क्योंकि उस एग्रीमेंट के साथ साथ, ठीक है, अदर पार्टी की भी जो, या हमारी जो राइट्स हैं और अदर पार्टीज के भी जो राइट्स हैं और लायबिलिटीज हैं दोनों के, वो आपस में क्या होती हैं? कंसाइड होती हैं, वो आपस में मिलती हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, that rights and liabilities could be assigned shall have effect as from that date, ठीक है, as if LLP were a party to such agreement instead of the firm, ठीक है, तो फर्म के अलावा कि जो LLP है वो सच एग्रीमेंट की क्या होंगी? पार्टी होंगी। B, for any reference to the firm there were substituted in respect of anything to be done or, ठीक है, यानी कि और आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ रेफरेंस टू द LLP, कह रहे हैं कि फर्म के रेफरेंस से देयर वर सब्स्टिट्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग टू बी डन, ठीक है, तो मतलब ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी कि यही चीजें चाहे कुछ भी की गई हो, ठीक है, कुछ भी एक्ट या कोई भी एग्रीमेंट किया गया हो उससे पहले, वो LLP के रेफरेंस में भी वो LLP को भी किया जाएगा। सिंपल, ठीक है, वो LLP के साथ होगा। तो जो चीज सेम आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड है, यानी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, तो वही एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटिंग सेम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से एक्सपेक्ट है, ठीक है, इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन पॉइंट्स में जो लिखा है वो बहुत सिंपल है, आप इन्हें अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के देखते हैं, ऑल डीड्स, कॉन्ट्रैक्ट, स्कीम, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट्स, एप्लीकेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, अरेंजमेंट्स, ठीक है, subsisting immediately before the date of registration relating to the firm and to which firm is a party shall continue। समझ में आए? यहाँ पे तो वर्ड इज द shall continue, यानी कोई भी डीड थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, जब एक फर्म रजिस्ट्रेशन से पहले वही चीज कर रही थी, तो वही सब क्या है? कंटिन्यू होगा। तो shall continue, ठीक है, तो वही क्या लिखा है कि shall continue, ठीक है, तो वही लिखा है कि आपके पास shall continue in force on and after that date, ठीक है, उस डेट के बाद, ठीक है, if they relate to the LLP and shall be enforced by and against the LLP as if LLP were named, ठीक है, जहां पर LLP नेम की गई एंड वर अ पार्टी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फर्म, जो कि फर्म के अलावा LLP क्या है? नेम की गई और जो कि वो पार्टी थी। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? जैसे कि है यहाँ पर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हो गया? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का क्या है? कंटिन्यू होगी, एम्प्लॉयमेंट का कंटिन्यूएशन। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू विच पैराग्राफ 11 और पैराग्राफ 12 अप्लाइज, ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की, एम्प्लॉयमेंट की जो हर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जो हर कॉन्ट्रैक्ट है पैरा नंबर 11 और 12 से, तो शेल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? कंटिन्यूएशन में होगी। तो एम्प्लॉयमेंट का हर कॉन्ट्रैक्ट है
तो shall continue to be in force or after the date of registration if LLP were the employer instead of the firm। यानी कि जो नेचर है एम्प्लॉयर का, ठीक है, और एम्प्लॉय का, वो नेचर चेंज नहीं होगा, बजाय बस नाम बदल जाए, नेम चेंज हो गया है। यानी फर्म से एलएलपी का नाम, जो फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, फर्म से किस में कन्वर्ट हुआ है, एलएलपी में कन्वर्ट हुआ है। तो हर एम्प्लॉयमेंट का जो हर कॉन्ट्रैक्ट था पैराग्राफ 11 और 12 से, शेल अप्लाइज, ठीक है, अप्लाइज शेल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वही क्या होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट का जो हर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो हर एम्प्लॉयमेंट का जो हर कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, एज इफ एलएलपी वर द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ द फर्म, क्योंकि वही है, फर्म से अलावा जो एलएलपी है वो क्या है, एम्प्लॉयर रही हो, एज इफ एलएलपी वर द एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही लिखा है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या था, वो भी कंटिन्यू रहेगी। भाई कौन है, भाई किसका हो रहा है, ये प्रियंका शर्मा, प्रियंका मिश्रा, ये आप फोन वाइब्रेट हो रहा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे वही सब कुछ क्या लिखा है कि हर चीज, इसका मतलब है कि कोई भी, अब देखो, अब सिंपल सीधी सी बात है, यानी कि एक हमारी गवर्नमेंट ने एलएलपी में आने के लिए उन्हें बहुत सारा, एलएलपी में आने के लिए उन्हें क्या दिए, बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटीज दी है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और जब हमारी गवर्नमेंट ने एलएलपी में आने के लिए बहुत ज्यादा उसको एक अपॉर्चुनिटीज या ये सब कुछ चीजें दी हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही तो एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यू होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू होंगे, एग्रीमेंट्स भी आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी भी सारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट्स है, अथॉरिटी है, पावर भी है, ठीक है, वो भी आगे क्या करेंगी, कंटिन्यू करेंगी, वो भी इफेक्ट में रहेंगी, यानी कुछ भी नल्सिफाइड नहीं होगा, ठीक है। आपका डिसीजन, आपके राइट, अब जैसे सिंपल सीधी सी बात है, जैसे कि आपका नेम है, आपका नेम, ठीक है, हमने चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का नाम क्या है, राहुल है, राहुल से हमने उसका नाम क्या रख दिया, रितेश रख दिया। तो उस पर्सन का खाली नेम चेंज हुआ है, ठीक है, उस पर्सन का खाली नेम चेंज हुआ है, उसके जो आइडियल हैं, उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो ये सब हैं, वो सब कुछ नहीं बदले, वो सब कुछ चेंज नहीं हुए, ये ध्यान रखना, वो सब कुछ चेंज नहीं हुए, वो सब कुछ नहीं बदले, ठीक है। तो वही था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट था, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो रजिस्ट्रेशन थी, तो रजिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। फिर क्या था, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स क्या थी, पेंडिंग थी, ठीक है, वो भी कंटिन्यू रहेंगी। कोई कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर, जजमेंट है, वो भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही सब कुछ क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आपको वही बता रही चाहती हूँ कि एलएलपी में कन्वर्ट करने से बहुत मेरिट्स होते हैं, बेनिफिट्स हैं, फर्म तो मेनली तो इतना नुकसान नहीं होता। इतने का मतलब क्या है कि जो फर्म कुछ सोचती हैं कि एलएलपी में करने से हमारा अगर हम ये जाते हैं तो वो न्यू स्कीम्स, बस न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट बदल जाती हैं, ठीक है, और न्यू नेम बदल जाएगा। अब है, फिर है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी और पावर, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और पावर एग्जिस्टिंग है। तो वन, एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म इन एनी रोल और कैपेसिटी, ठीक है, कि फर्म के जो हर अपॉइंटमेंट है, तो एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म इन एनी रोल
और कैपेसिटी कि किसी भी रोल और किसी भी कैपेसिटी में जो फर्म की जो हर अपॉइंटमेंट है, यानी एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, फर्म की हर अपॉइंटमेंट है रोल में और कैपेसिटी में, विच इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले, ठीक है, रोल और कैपेसिटी में जो एवरी जो अपॉइंटमेंट है, हर जो अपॉइंटमेंट है, शैल टेक इफेक्ट एंड ऑपरेट फ्रॉम द डेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो ये सिंपल लिखा है, अब एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, जब एलएलपी न्यू स्टार्ट हो गया, भाई वो फर्म है, वो फर्म तो बंद हो गई है, अब ये तो है नहीं, अब वो फर्म बंद हो गई तो उसके एम्प्लॉयज मतलब आएंगे, तो उसके एम्प्लॉय कब से ज्वाइन करेंगे, वो तब से इफेक्ट और ऑपरेट करेंगे जब से एलएलपी क्या होगी, वो अपना वर्क स्टार्ट कर देगी, यानी कि जब से जो एलएलपी होगी वो ऑपरेट होगी, ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म इन एनी रोल, ठीक है, एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म इन एनी रोल और कैपेसिटी विच इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन की डेट से इमीडिएटली पहले, शैल टेक इफेक्ट एंड ऑपरेट, एक मिनट, ठीक है, तो शैल टेक इफेक्ट एंड ऑपरेट फ्रॉम दैट डेट, उस डेट से क्या होगी, इफेक्ट और ऑपरेट में आएगी, एज इफ एलएलपी वर अपॉइंटेड, कि जब एलएलपी क्या की गई थी, अपॉइंट की गई थी, तो एज इफ एलएलपी वर अपॉइंटेड। सेकंड क्या लिखा है, एनी अथॉरिटी पावर, ठीक है, ऑन द फर्म विच इज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई भी अथॉरिटी पावर जो फर्म में है जो कि रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले है, शैल टेक इफेक्ट एंड ऑपरेट फ्रॉम दैट डेट, ठीक है, तो वो उस डेट से इफेक्ट में आएगी, ऑपरेट करेगी उस डेट से जैसे वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है। चलो इतना कन्वर्ट किया, 15, 16, 17, बस ये 3 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। थर्ड शेड्यूल भी फिर वैसा ही होगा, वो भी कवर करेंगे। एक बार आप ये बताइए, इसमें कोई डाउट है, 5 मिनट्स ले लो, देख लो अच्छे से कि जो हमने सेकंड शेड्यूल किया इसमें कोई डाउट है किसी को या नहीं, पूछो। मैम बोलिए। मैम जो ये फोर्थ पॉइंट है उस पे जो स्टेटमेंट में फीस लगेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगेगी ना? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फीस बताती है, अच्छा मैम, नोटिफाई करती है। ओके मैम। ठीक है, आगे देखो, स्टेटमेंट का भी हो गया होगा, नेक्स्ट लगा देती हूँ। अच्छे से समझना, कुछ पॉइंट्स जो पूछ लो ना समझ में आए। मैम 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए।
बाबू कोई आवाज आई थी, मुझे एक बार क्लियरली सुनाई नहीं दी। मैम 6th पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर। अच्छा मुझे आप ही बताइए कि रजिस्ट्रार कब रजिस्टर करने से मना करेगा, कब रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना करेगा, रिफ्यूज करेगा। सोचो भाई, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हो, ठीक है, आपने कहा रजिस्ट्रार को कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है, तो आपने बोला कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो कब वो रजिस्ट्रेशन करने से मना करेगा? मैम अगर उसमें कोई डाउट होगा तब। डाउट होगा, या मैं ये कहूं कि अगर, ठीक है, वो कब मना करेगा कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। क्या ये सही है या नहीं? मैम सही है। मैम वो भाई अगर डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो मना कर देगा। यही ना, तो वही तो बोल रहा है इसमें, देखो रीड करो, अच्छे से रीड करो, इसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, बाकी कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट इजी है, इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, पढ़ो। इसे क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर, नथिंग इन दिस शेड्यूल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टू रिक्वायर द रजिस्ट्रार, यानी कि कोई भी इस शेड्यूल में कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इस शेड्यूल में कुछ भी नहीं बन सकता। रजिस्ट्रार की एलएलपी को रजिस्टर तब तक नहीं करेगा इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर्स और फर्दर इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, जो उसके पास इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश्ड है, जो पर्टिकुलर्स हैं, वो उससे क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर्स, ठीक है, और जो अदर इंफॉर्मेशन जो फर्निश्ड है और जो पर्टिकुलर्स के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्लियर, तो रजिस्ट्रार में रिफ्यूज, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। क्लियर है या नहीं? मान लीजिए एक अपील फाइल होती है ट्रिब्यूनल में, ठीक है, ठीक है, वो अपील जो है ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ने तब मना कर दिया, तो एलएलपी है उसने फाइल किया, ठीक है, ट्रिब्यूनल पे, तो चाहे अपील भी आप मेड करते हो तभी भी जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, ठीक है, द रजिस्ट्रार में रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड इन सच मैनर, ठीक है, तो भाई रजिस्ट्रार भी चाहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड होने चाहिए, ठीक है, तभी वो, यानी कि वो जो उनका एक पक्का सबूत होना चाहिए, तो रजिस्ट्रार में require the documents to be verified in such manner as he considers fit, जैसे वो फिट कंसीडर करता है, तो रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स को उन उसी मैनर में क्या वेरीफाइड करेगा। तो वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? चेक करेगा, चेक करेगा, वेरीफाइड, यानी कि भाई इस अथॉरिटी ने, इस पर्सन ने इन सभी को प्रॉपरली क्या किया, एक्सप्लेन किया है, बताया है, तो टू बी वेरीफाइड इन सच मैनर, ठीक है, जैसे उसे फिट। तो अब इस केस में, ठीक है, तो रजिस्ट्रार कब रिफ्यूज कर सकता है? जब वो प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं हो, तब वो उन सब के साथ, पर्टिकुलर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, समझो इसे, पॉइंट्स को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये वाला शेड्यूल समझ में आ गया तो फोर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये वाला सेकंड में समझ में आ गया कि फर्म से हमें एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो हमें कंपनी से एलएलपी में भी समझ में आ जाएगा। मैम 5th वाला बता दो एक बार। 5th वाला खुद बताओ, अब कौन पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है? किसने पूछा ये क्वेश्चन, बताइए। मैम मैंने। रिंकी, आपको समझ में क्यों नहीं आता, पहले मुझे बताओ। चलो आप ही बताओ क्या पॉइंट है, क्योंकि 5th मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 5th तक
मैं लास्ट क्लास में भी समझा चुकी थी आपको, दोबारा मैंने फिर शुरू से समझाया मैंने फिफ्थ तक, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। बताओ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन में आप ही इसे रीड करो और ये बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा मेन पॉइंट है, बताओ, रीड करो भाई, रीड करो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैम फोर्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, थर्ड बताओ, चलो कोई पॉइंट है नहीं समझ में आया। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन का तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई, रीड करो। अब आपसे रीड नहीं हो रहा लिंकी, है ना? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पे। वहां पे शो नहीं हो रही, मैं जब से लगा रही थी। अब करो, अब रीड करो रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन में। On receiving the document referred in the paragraph, fourth registration shall be subject to provision of रजिस्ट्रार, this act registrar the document issue certificate of registration। तो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने पर जब डॉक्यूमेंट्स उसे मिल जाएंगे तो रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करेगा, ये तो लिखा है ना कि डॉक्यूमेंट्स को इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करेगा। और इसका मतलब कि इसका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, और क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। हाँ, किस चीज का सर्टिफिकेट? मैम कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो गया है, यानी एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई है, डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड हो गए, और सर्टिफिकेट किस चीज का इशू करेगा कि एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई है, लिखा है ना कि Yes, ma'am. एलएलपी इज ऑन फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड, रजिस्टर्ड हो गई है इस एक्ट में। इसमें क्या बताना है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन में कि जब डॉक्यूमेंट जब रिसीव किए जाएंगे वही जो एलएलपी है वही क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है आपकी। आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट रीड करो। मैम 6 पॉइंट रीड करना है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम 6 पॉइंट रीड करना है। नहीं नहीं, नेक्स्ट वाला रीड करो, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसके बाद ये वाला, प्रोवाइडेड दैट एलएलपी। ये बताओ ये वाला, ये लाइट कर दो। Provision of this act registered document and issue certificate of registration date specified in the certificate registration under this act, provided that the limited liability partnership shall within the 15 days of date of registration inform the concerned registration of firms with which is the bar registered under Indian Partnership Act 1932। ठीक है, यानी कि जो एलएलपी है, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब से 15 दिन के अंदर, अब भाई वहां पे वो ऑलरेडी पहले फर्म में रजिस्टर्ड थी ना, तो फर्म को इन्फॉर्म करेगी कि वो जो उस फर्म यानी कि उसके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, जिसने इंडियन पार्टनरशिप ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया था। किसके बारे में बताएगी, कन्वर्जन के बारे में बताएगी भाई। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि वो एक जगह से नाम कटाएगी, एक जगह से उसका नाम कट होगा और दूसरी जगह उसका नाम आएगा। और ये तो एक सिंपल सी बात है, जब एक जगह उसका नाम कब कट होगा, ठीक है, और दूसरी जगह उसका नाम आएगा, तो अबाउट द कन्वर्जन and of the particulars of the LLP in such form and manner as the central government may prescribe। जैसे फॉर्म उस तरीके में उन्हें पता होता है,
ठीक है, कन्वर्जन में कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक न्यू कॉलेज में अपना एडमिशन कराना है, बच्चे न्यू स्कूल्स में कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने प्रीवियस वाले में नेम कट करना पड़ेगा, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। आप भाई तब तक नाम नहीं कट कराते हो जब तक आपका दूसरी जगह कंफर्म नहीं हो जाता। अब जब आपका दूसरी जगह कंफर्म हो गया है, वहां से आपका सब कुछ हो गया है, वहां से आपको क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो फिर बताओ, जब आपका दूसरी जगह से क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो प्रोवाइडेड दैट एलएलपी शैल विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, with which it was registered under the provision of Indian Partnership Act 1932, कि वो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, उसके रजिस्ट्रार को वो इन्फॉर्म करेगा। किसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा, कन्वर्जन के बारे में उसके रजिस्ट्रार को वो इन्फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, चलो अब आगे रीड करो भाई। इतने इजी इजी पॉइंट्स को बिना आप लोग समझते नहीं हो। आगे देखो, 7 पॉइंट देखो। मैम मैम हाँ वेस्ट बोलो, की मीनिंग क्या होगी? क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। मैम वेस्ट का मतलब क्या होगा? वेस्ट, अच्छा, शेल वेस्ट यानी कि लाई करेगा, उसी पे ही लाई करेगा। आगे कर दूं? यस मैम। ठीक है, हो गया 8। 8 हो गया, 8 9 10 11। यस मैम। देख लो, एक बस यहाँ तक है 15 से, फिर मैं आगे आपको स्टार्ट कराती हूँ। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही जो भी सारी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पैरा नंबर 7 से लेके 14 तक क्या था। द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 7 to 14 both inclusive
shall apply to any approval, मतलब कहने का मतलब है कि 7 से लेके 14 तक जो भी कंटिन्यूशन में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, इन सब से रिलेटिंग है, तो वही जितने भी सारे प्रोविजंस हैं shall apply to any approval, तो shall apply होते हैं, तो वो अप्लाई होंगे इसे, तो shall apply to any approval, यानी कि किसी भी अप्रूवल को, परमिट को और लाइसेंस इशू टू द फर्म अंडर एनी अदर एक्ट, ठीक है, यानी किसी भी एक्ट के अंडर जो भी मतलब यानी लाइसेंस इशू किया गया है, परमिट है, अप्रूवल है, उसमें अप्लाई होगा, विच इज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, जो कि एलएलपी के रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले, ठीक है, इस एक्ट में इस फर्म को जो फर्म को इशू किया गया था वही आपका लाइसेंस परमिट, वही आपका जो फर्म में इशू किया गया था वही आपका क्या है एलएलपी में भी इशू किया जाएगा, फर्म लाइसेंस हो, परमिट हो या अप्रूवल हो, ठीक है। तो परमिट और लाइसेंस इशू टू द फर्म अंडर एनी अदर एक्ट which is in force immediately before the date of registration of the LLP, LLP के रजिस्ट्रेशन की डेट से इमीडिएटली पहले, subject to the provisions of such other act के प्रोविजंस के अंडर विच सच अप्रूवल परमिट जो होंगी, जो फर्म की हैं, ठीक है, वही किसकी होंगी, वही एलएलपी की होंगी, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सच अदर एक्ट अंडर विच सच अप्रूवल परमिट लाइसेंस हैज बीन इशूड, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, क्लियर से पॉइंट है। नेक्स्ट है पार्टनर लायबल फॉर लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म बिफोर कन्वर्जन। मान लीजिए कि जो अभी तक हमने एसेट्स के बारे में बात की, तो अब क्या है, ये लायबिलिटीज का पॉइंट है, तो जिस तरीके से एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया था उसी तरीके से हम उसकी जो यानी कि जो लायबिलिटीज है, हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन पैराग्राफ 7 to 14, ठीक है, एवरी पार्टनर ऑफ अ फर्म दैट हैज कन्वर्टेड इनटू द एलएलपी, ठीक है, यानी कि फर्म का जो पार्टनर है, जो हर पार्टनर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एलएलपी में, तो every partner of a firm that has converted into the LLP, ठीक है, हर फर्म का हर पार्टनर जो कि एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है, shall continue to be personally liable, अगर वो फर्म की लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशन से पर्सनली लायबल था, ये भी ध्यान रखना, अगर वो फर्म में यानी कि अपने प्रीवियस फर्म में वो पर्सनली लायबल था, तो देखो shall continue to be personally liable, तो वो shall continue होगा to be personally liable jointly and severally with the LLP, ठीक है, चाहे jointly हो चाहे LLP के वैसे साथ हो, ठीक है, तो shall continue to be personally liable होगा for the liabilities and obligations of the firm, यानी फर्म की लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए वो क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा। तो एवरी पार्टनर दैट कन्वर्टेड इनटू द एलएलपी शैल कंटिन्यू टू बी पर्सनली लायबल, तो हर पार्टनर जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, एलएलपी में, शैल कंटिन्यू होगा पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, प्रायर टू द कन्वर्जन से पहले जब वो पर्सनली लायबल था, तो इसका मतलब विच अरोज फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट से जो भी है, तो वो आगे भी कन्वर्जन के बाद भी वो पर्सनली क्या होगा, लायबल होगा। कहा जाता है एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन वो उसकी प्रीवियस लायबिलिटीज थी, उस प्रीवियस लायबिलिटीज उस इंडिविजुअल की प्रीवियस लायबिलिटीज थी, अगर एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फर्म अपने यानी कि उसमें प्रीवियस लायबिलिटीज में ही करता, तो यानी कि वही लिखा है कि फॉर द लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म which were incurred prior to the conversion or which arose from any contract entered into prior to the conversion,
नेक्स्ट है सेकंड, इफ एनी पार्टनर डिस्चार्जेस एनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टनर है, ठीक है, अपनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन को वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो इफ एनी पार्टनर डिस्चार्जेस एनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, he shall be entitled to be fully, ठीक है, indemnified by the LLP। तो इसका मतलब क्या है कि वही सेम चीज लिखी है, डिस्चार्ज करता है अपनी लायबिलिटी जो उसकी होगी, तो वही आगे उसकी फर्दर LLP की भी क्या होंगी, लायबिलिटीज होंगी। क्लियर, जो उसकी है वही उसकी आगे फर्दर LLP की भी होंगी। तो इफ एनी पार्टनर डिस्चार्जेस एनी लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फुली इंडेमनिफाइड बाय द LLP। क्लियर। आप देखते हैं नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कन्वर्जन के नोटिस में द LLP शैल इंश्योर दैट for a period of 12 months commencing not later than 14 days from the date of registration, यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट से 14 दिन से मतलब कि तक, और अगर हम 12 मंथ्स के पीरियड तक एवरी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द LLP में, यानी कि LLP का जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो क्या बियर करेगा, नंबर 1 अ स्टेटमेंट होगी दैट इट वाज, ठीक है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट से, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट होगी कन्वर्टेड फ्रॉम अ फर्म इनटू द LLP, ठीक है, एक जो स्टेटमेंट है जो कि फर्म से LLP में कन्वर्ट की गई, ठीक है, ऑब्वियसली उसे ये अपने साथ बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, 12 महीने तक उसको इस चीज के लिए बियर करना ही पड़ेगा। क्यों, ताकि स्टेटमेंट कन्वर्टेड फ्रॉम अ फर्म इनटू द LLP, एक स्टेटमेंट जो कि फर्म से किसमें, LLP में कन्वर्ट हुई है, तो कन्वर्टेड फ्रॉम अ फर्म इनटू ए LLP। सेकेंड, नेम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म फ्रॉम विच इट वाज कन्वर्टेड, ठीक है, तो क्या लिखा है, फर्म का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियसली उसको ये अपने साथ कैरी करना ही पड़ेगा 12 मंथ्स तक। एनी LLP विच कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सब, अच्छा एक मिनट पहले आपको बताती हूँ ऐसे करने के पीछे रीजन क्या है। देखो कहीं ना कहीं जब लॉ बनते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे, रीजंस लगाएंगे। देखो क्या होता है कि फर्म है, मान लीजिए बहुत सारी फर्म जब LLP के कन्वर्जन के टाइम पे देखा गया था वो इसीलिए एंटर हो रही है LLP में क्योंकि वो सोचती हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज हैं उनकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर फर्म चेंज हो गई है न्यू LLP में तो उनकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, उनकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्लियर। सो वही कॉरेस्पॉन्डेंस में कन्वर्जन का जो नोटिस है, तो LLP shall ensure that कि for a period of 12 months commencing, ठीक है, जब से मतलब है स्टार्ट है तब से 12 मंथ्स तक उसको ये चीजें अपने पास रखनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी, ठीक है, मान लीजिए केस होता है या कोई भी 1 ईयर बहुत उसके लिए एक क्रूशियल टाइम आप कह सकते हो, क्योंकि उस क्रूशियल टाइम में उसकी जो लायबिलिटीज, देखो जिसकी लायबिलिटीज नहीं है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जिसकी लायबिलिटीज है उसके लिए तो है, ठीक है। तो उसको वैसे ये सबके लिए ये जो कन्वर्ट हुआ है उसका स्टेटमेंट और जो भी फर्म का, ठीक है ना, जहां से कन्वर्ट हुआ है तो उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ रखना पड़ेगा। अगर वो ये कहे कि नहीं हमने तो रजिस्ट्रेशन के पास कैंसिल कर दिया, पर कैंसिल तो होता है, पर क्या होता है आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, ठीक है, पूरा इफेक्ट को रिमूव होने में, नल्सिफाइड होने में, ठीक है। तो इसके लिए पीछे जो रीजन था, जो लॉजिक था, वो भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब सेकंड में लिखा है कि कोई भी जो LLP होती, ठीक है, एनी LLP जो कि सब पैराग्राफ सेकंड के प्रोविजन को कंट्रावीन करती है, ठीक है, उसे 10,000 रुपीज से कम में फाइन नहीं,
विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, जो कि 10,000 रुपए से कम में नहीं होगा, जो कि 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक क्या होगा, एक्सटेंडेबल होगा। ठीक है, तो शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, जो कि 10,000 रुपीज से कम में नहीं है, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, यानी 10,000 से 1 लाख के बीच में। एंड विद अ फर्दर फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50 रुपीज, ठीक है, और जो कि मतलब 500 रुपीज तक, वो एक अलग चीज है। अगर डिफॉल्ट, ये कब की बात है, डिफॉल्ट ऐसा कंटिन्यू रहता है तो ये हर दिन, ठीक है, 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक का हर दिन भी उसको एवरीडे लिखा है, वो भी फर्दर चार्ज लगेगा, फर्दर फाइन लगेगा। तो क्योंकि ये पॉइंट्स उसको ये नहीं कह सकता कि मतलब मेरे पास एक पुरानी फर्म का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर आपका नाम बदल दिया, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब कि आपका प्रीवियस नेम ये था और आपके ये पेरेंट्स थे, तो आपको ये सब तो बेसिक है, ये सबको एक बर्थ है, ठीक है, जैसे एलएलपी का बर्थ हुआ है तो वो अपने इनिशियल यानी कि उन सबको भूल नहीं सकता। ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, आगे आते हैं थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल भी सेम वही है, ठीक है, एलिजिबिलिटी वही हम देखेंगे, क्योंकि हमने जहाँ पर सेकंड शेड्यूल में रीड किया है तो थर्ड शेड्यूल भी वही कहता है, लेकिन थर्ड शेड्यूल में हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, तो कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू द एलएलपी, यानी कि प्राइवेट कंपनी से किस में कन्वर्ट होना, एलएलपी में कन्वर्ट होना। क्लियर? सो कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू द एलएलपी। अब कंपनी के लिए बात ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसी इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, कंपनी का मतलब है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 3 में डिफाइंड होती है कंपनी। तो और कौन सी कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 में होती है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट बी, कन्वर्ट हो रही है इन रिलेशन टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्टिंग इनटू द एलएलपी। तो कन्वर्टिंग का तो मतलब आपको पहले भी बताया था, जो कि अभी मैं आपको बता के आई हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम सेकेंड शेड्यूल में मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, अंडरटेकिंग्स हैं जो भी प्राइवेट कंपनी की, उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, उन्हें हम एलएलपी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सेकंड है एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द एलएलपी, यानी प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में कन्वर्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो लिखा है ए कंपनी में कन्वर्ट इनटू द एलएलपी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स के साथ। सेकेंड, एक कंपनी में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी, कब, वो भी इसी शेड्यूल में होगा, इफ नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स में, ठीक है, इफ द पार्टनर्स है एलएलपी का, वो सारी यानी कि वही क्या होंगे, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, यानी कि जो एलएलपी के पार्टनर्स, मतलब कि जो आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, अब भाई कंपनी में तो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो वही इट मीन्स सब कुछ कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। ठीक है, जो आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स थे वो एलएलपी में क्या बन जाएंगे, पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है, उनका कोई भी एप्लीकेशन के टाइम में, ठीक है, कंपनी है, कंपनी का कोई भी उसके एसेट्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अब जो कंपनी है वो कंपनी नहीं रहेगी, तो उसका इंटरेस्ट कैसे रहेगा एसेट्स में, उसका वो जो एसेट्स है वो भी किसमें, एलएलपी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यानी कि वो जो एसेट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी किसमें, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है upon such conversion company's shareholder LLP into which company has converted, जिसमें कंपनी क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है,
ठीक है। तो इनटू विच कंपनी हैज कन्वर्टेड, तो एलएलपी जिसमें वो कंपनी कन्वर्ट हुई है, पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल। तो जो एलएलपी का जो पार्टनर है, ऑब्वियसली आपको बताया था कि जो एलएलपी है वो किसके अकॉर्डिंग, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जो इसी स्केड्यूल में एलएलपी के इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो जो भी एलएलपी के पार्टनर्स हैं वो इसी स्केड्यूल के प्रोविजंस के हिसाब से ही बाउंड होंगे। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, वही सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखिए थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को, जो पॉइंट्स हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट के, तो लिखा है स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड में अगर एक कंपनी कन्वर्ट होती है एलएलपी में, तो ऑब्वियसली यानी कि जो उसके पुराने वाले कंपनी के जो भी नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है कंपनी का, कंटेन करती है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कौन कौन सा, नंबर 1 द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। सेकेंड, डेट ऑन विच कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, यही यानी कि वही वाला हमारी फर्म में रिक्वायरमेंट थी, यही हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। ये तो था उसका इनिशियल के लिए, जो वो ऑलरेडी अपना पुराना एग्जिस्टेंस की जो उसकी क्या थी आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए। और ये किसके लिए था, उसको न्यू के लिए, यानी न्यू इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो ये न्यू के लिए है, तो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन में इसका मतलब वही है, कन्वर्जन जब तक रजिस्ट्रार उन सभी को डॉक्यूमेंट को क्या करता है, रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इश्यू करता है। क्लियर, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, ये जो एलएलपी है इस तारीख से रजिस्टर्ड हो गई है। अब जब मैंने वही चीज बताई थी, जब न्यू कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो पुराने कॉलेज पर जाइए और वहां से अपना नाम कट कराइए, उसका भी टाइम पीरियड गिवन है। कह रहे हैं एलएलपी शैल विद इन द 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, के 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा कंपनीज के रजिस्ट्रार को, ठीक है, किसके बारे में, कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के बारे में, क्या कि रजिस्ट्रार को बताएगा कि कंपनी है उसका कन्वर्जन हो गया है। ये भी हो गया रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर, वही सेम पॉइंट है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप देख रहे हो वही सारे पॉइंट सेम है, ठीक है। यस मैम। अगर रजिस्ट्रार क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, किसके साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा, इंफॉर्मेशन जो पार्टनर्स ने दी है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, ठीक है, उसे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है और ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो क्या कर देगा, रिफ्यूज करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो मना कर देगा। अब इफेक्ट का मतलब क्या है, सेम चीज की बात है। इफेक्ट में आपको बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, एलएलपी उस नाम से हो जाएगी, जितनी भी सारी उसकी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, चाहे टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, एसेट्स है, इंटरेस्ट है, राइट्स है, ये सारा का सारा वो यानी कि एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑल टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द कंपनी में जो वेस्टेड है, ऑल एसेट्स इंटरेस्ट राइट्स शैल बी ट्रांसफर्ड टू दी, ठीक है, एलएलपी में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वही है सी पॉइंट में। तो कंपनी है शैल डीम टू बी डिसॉल्व्ड, ऑब्वियसली कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और रिमूव हो जाएगी रजिस्ट्रार से। अब है रिलेशन इन रजिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी में क्या था बताओ, कि अगर कोई भी प्रीवियस मतलब की प्रॉपर्टी है फर्म की जो थी, ठीक है, आप उसमें नेम चेंज करा सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि कन्वर्जन हो चुका है। तो ऐसे ही कंपनी के नाम पे कोई भी लैंड और बिल्डिंग है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वहां पे क्या लिखा है, कन्वर्जन के बारे में आप अथॉरिटी को बता सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग
यानी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी, एलएलपी के जो पर्टिकुलर्स उसी में भरे जाएंगे। पेंडिंग प्रोसीडिंग ये सब आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि जैसे कोई भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, कंटिन्यूंस है, कन्विक्शन, रूलिंग ऑर्डर, जो आपके पुराने कंपनीज में थे वो सब कुछ क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जो आपके पहले कंपनी में थे, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कोई भी कन्विक्शन है, जजमेंट है, जो आपकी पहले कंपनी में थी वही आपकी किस में रहेगी, एलएलपी में रहेगी, एलएलपी में इन्फोर्स होगी। फिर क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स क्या होगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स यानी कि जो एग्रीमेंट्स पहले से जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वही लिखा है, एलएलपी वर पार्टी टू सच एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ द कंपनी। आगे आते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वही कंटिन्यू करेगा, किसमें, वही कंटिन्यू होगा आपकी कंपनी में। तो जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वही आपका जो आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, स्कीम, बॉन्ड, एग्रीमेंट जो भी है, एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, वही सब कुछ आपके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का भी वही सेम पॉइंट था कि पर एम्प्लॉयमेंट है जब तक कि अब वो लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, अब वो एलएलपी के एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं है कि जो उसके एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को हटा दिया जाएगा कंपनी से। देखो कहीं ना कहीं पे कुछ एम्प्लॉयज तो हटते हैं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन आप एंटायर को नहीं हटा सकते हो, ठीक है। वो उनका कुछ उनका अपना भी अलग से व्यूज या उनके अपने खुद के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये यही कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आगे आते हैं एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, अथॉरिटी और पावर, वो भी आपको बताई, ये भी इफेक्ट में रहेगी। अपॉइंटमेंट, अथॉरिटी, पावर जो एग्जिस्टिंग है वो भी इफेक्ट में रहेगी, वो भी उसी डेट से क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। एप्लीकेशन ऑफ पैराग्राफ 6 to 13 में भी, ठीक है, वही है, लाइसेंस जो है, परमिट है, ऐसे अप्रूवल का इस एक्ट के अंडर प्रोविजंस में जो इशू किया गया है, ठीक है, तो इशू टू द कंपनी अंडर एनी अदर एक्ट विच इज इन फोर्स इमीडिएटली, ठीक है, वो भी आपका आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। अब है नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंस में। नोटिस ऑफ कन्वर्जन का आपको बताया कि जैसे एलएलपी है वही अपने पास 12 मंथ जब से वो शुरू हुई है उसको ये नोटिस अपने पास रखने पड़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब, देखो एक तो एलएलपी का, ठीक है, एक स्टेटमेंट यानी कि एलएलपी का सर्टिफिकेट का इशू कि वो एलएलपी कब कन्वर्ट हुई है, कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट, और सेकंड में यानी कि जहां से वो, जिससे वो कन्वर्ट हुई है, ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट हुई है, कंपनी का नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, फ्रॉम विच इट वाज कन्वर्टेड, जिससे वो कन्वर्ट हुई है, कंपनी का जो नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं एलएलपी जो है वो 10,000 से 1 लाख तक, ठीक है, एनी एलएलपी जो कॉन्ट्रावीन हुई है तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन, जो कि 10,000 से 1 लाख तक का है, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती प्रोविजंस में, और पर डे के हिसाब से 50 से 500 में एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स में, शेड्यूल्स में कोई डाउट? फोर्थ शेड्यूल भी सेम है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ भी आप रीड कीजिएगा, सेम है, देख लो एक बार, फोर्थ में कोई डाउट ना हो। फर्क कितना है, वहां पर प्राइवेट कंपनी था और यहाँ पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। मैंने आपको फर्म का ढंग से बताया, फर्म का सेम प्रोविजन आपको अच्छे से करना है, जो फर्म का है वही सेम मेथड कन्वर्जन का प्रोविजन कंपनी का है, और वही कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, लेकिन आपकी प्राइवेट कंपनी थर्ड शेड्यूल में आती है और आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फोर्थ शेड्यूल में आती है, ये आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर।
तो इंटरप्रिटेशन कन्वर्जन है, एक बार इसको 5 मिनट्स में इसका भी रीड कर लो कि सेम है या अलग है या मैम ने कुछ डिफरेंट बता रही है। ठीक है, देख लो फटाफट, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैम लेफ्ट हो गई क्या? मैं लेफ्ट नहीं हुई हूँ, आपको आगे रीड करने के लिए बोला है। देखो इससे ये सेम पॉइंट्स हैं या नहीं, फिर मुझे मत बोलना कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया बाद में, क्योंकि आज एलएलपी आपका वाइंड अप हो जाएगा। सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी में आगे देखो। प्रॉपर ढंग से रीड करना। ये अभी एंट्री किसने ली है क्लास में? अभी क्लास में एंट्री किसने ली है? नहीं, आप मतलब शालू अभी आप अभी एकदम एंट्री ली और एकदम से आप लेफ्ट हो गए हो, क्या टाइम है? सिर्फ अटेंडेंस के लिए बच्चे आते हैं।
मैम स्लाइड ऊपर करो। देखो समझ में आया? यस मैम, सारे यस पॉइंट मैम सेम है। सेम है। यस मैम। लास्ट के भी देख लो, वैसे रीड कर लो, सारे पॉइंट सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्म नो का कर मैम। लोगे तो वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो। चलो ठीक है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। यस मैम। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।